सड़क दुर्घटना एक अदृश्य युद्ध है। आज भारत की सड़कों पर देखें, एक दिन में 1300 हादसे हो रहे हैं, जिनमें से 500 चिताएं जल जा रही हैं। 2 घंटे तक वहीं पर तड़पता रहा मेरा दोस्त, कोई भी बचाने के लिए नहीं है। दुनिया के पास, सबके पास फ़ोन कॉल उठाने के लिए वक्त है, लेकिन सड़क पर किसी घायल व्यक्ति को उठाने के लिए बस किसी के पास वक्त नहीं है। 80% जो मौत होती है पेडेस्टेरियन होते हैं, साइकिल चालक होते हैं और बाइकर होते हैं। ये मेरे लिए जो सर पर जो हेलमेट है कोई बोझ नहीं है, इसके पीछे बहुत सारे सपने हैं। मोस्टली लोगों में क्या एक्सक्यूज होते हैं जब आप उनसे पूछते हैं जो वो हेलमेट नहीं लगाते? फ़ोन के ऊपर लोग टेम्पर्ड ग्लास आप देखते हैं, लोग पहले ही लगाते हैं, कर दे फ़ोन न टूट जाए, लेकिन अपनी ज़िंदगी के लिए नहीं। गलत हेलमेट मैन्युफैक्चरिंग करने वाले के ऊपर 6 लाख रुपए का जुर्माना है और बेचने वाले के पास 2 लाख का जुर्माना है, फिर भी खुलेआम सड़कों पर डुप्लीकेट हेलमेट बिक रहे हैं। एक हेलमेट खरीदते वक्त कैसे चेक करें कि ये हेलमेट ठीक है कि नहीं है? आज के इस पॉडकास्ट के हमारे मेहमान हैं द हेलमेट मैन ऑफ इंडिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नाम कैसा है, लेकिन ये नाम सच है। ये द हेलमेट मैन ऑफ इंडिया है। इनको भारत का हेलमेट मैन कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में जो लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं उनको बता के कि हेलमेट पहनना कितना ज़रूरी है, लगभग 40 लोगों की जान बचा चुके हैं। और इन्होंने अपने जीवन में लगभग 70,000 से ज़्यादा हेलमेट्स को लोगों को दान दिया है, यानी इनको दिया है क्योंकि इनका मानना है कि जब तक आपके सर पर हेलमेट रहेगा आपका जीवन सुरक्षित रहेगा। हमारे साथ है राघवेंद्र जी और आज इनसे बात करेंगे कि आखिर इनका नाम द हेलमेट मैन ऑफ इंडिया क्यों पड़ा और इसके पीछे की जो जर्नी है, इनका जो जीवन रहा है, क्या इंस्पिरेशन इनको मिली है कि इनको हेलमेट लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, इस सेक्टर में आके समाज को और लोगों को बताना चाहिए कि हेलमेट पहनना कितना जरूरी है। तो चलिए स्वागत करते हैं द हेलमेट मैन ऑफ इंडिया राघवेंद्र जी का इन हेल्दी पॉडकास्ट। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हेल्दी पॉडकास्ट में। धन्यवाद अंकुर जी। बहुत अच्छा लगता है जब आपकी फोटोज देखते हैं, आपकी रील्स देखते हैं, आप हमेशा हेलमेट ला के रखते हैं और हेलमेट पे लिखा रहता है द हेलमेट मैन ऑफ इंडिया। तो मैं सबसे पहले यही जानना चाहता हूँ कि ये नाम कैसे पड़ा द हेलमेट मैन ऑफ इंडिया? एक तो धन्यवाद सर, आप युवा भी हैं और मैं ये देख रहा हूँ कि जैसे राइडर एक्साइटेड रहते हैं सड़कों पर रेसिंग करने के लिए, उसी तरीके से आप हेल्थ के ऊपर जो हमेशा देते रहते हैं। थैंक यू आज so आपने मुझे इनवाइट्स किया और हेल्दी के साथ साथ सेफ्टी को लेकर के जी जो कि दर्शकों को बताने के लिए। जी। वैसे मेरे लिए सड़क दुर्घटना एक अदृश्य युद्ध है और उस युद्ध के खिलाफ जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, क्योंकि आज भारत की सड़कों पर देखें, एक दिन में 1300 हादसे हो रहे हैं, जिनमें से 500 चिताएं जल जा रही हैं। अगर 1 घंटे की बात करूं, हम लोग यहाँ पर 1 घंटे शूट करेंगे जी। जो भारत की सड़कों पर 1 घंटे में 20 लोगों की मौत होती है, उनमें से 8 लोग वो होते हैं जो बिना हेलमेट के होते हैं। और ऐसा ही कुछ 11 वर्ष पहले मेरा रूम पार्टनर जो कि मित्र था, उसके साथ भी इस नोएडा एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ, जो कि हेलमेट न लगाने की वजह से हमने उसे खो दिया। और तब से भारत के प्रत्येक नागरिक को अपना मित्र बनाने के लिए सड़कों पर हेलमेट बांटने का मिशन बनाया और जो कारनामा अभी तक चल रहा है, इस वजह से जो दुनिया अभी हमें हेलमेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानती है, कि जो कि अभी आपके स्टूडियो में भी हेलमेट मैन बैठा हुआ है। और नाम क्या मैं खुद भी अपना नाम नहीं बताता हूँ, लोग हेलमेट मैन के ही नाम से उपाधि दे चुके हैं। ओके, तो ये जर्नी कैसे शुरू हुई? मतलब दोस्त के गुजर जाने के बाद में क्या आपको लगा कि ये जीवन पूरा इस समाज के प्रति समर्पित कर देते हैं और लगभग जितना हो सके उतने लोगों की हम जान बचा सके जो हेलमेट नहीं पहनते? तो कैसे शुरू हुई ये जर्नी? देखिए, आज किसी भी चीज़ के पीछे जब आप कार्य करते हैं, चाहे राजनीति हो या फिर प्रशासनिक हो या फिर धार्मिक हो, जब हर जगह से भरोसा लोगों का उठ जाता है, तो कहीं ना कहीं एक विश्वास की हम जैसे जो लोग हैं एक दिया लेकर के निकलते हैं जी। ऐसे ही जो 11 वर्ष पहले जब मेरे मित्र के साथ, जो कि मेरा रूम पार्टनर था और अपने माता पिता का इकलौता चिराग था, और वो 20 साल के मन्नतों के बाद हुआ था। और उस माँ ने अपने पुत्र की प्राप्ति के बाद बहुत सारे जो सपने देखे थे, उन्होंने सब कुछ दिया। यहाँ तक कि दिल्ली जैसे शहर में पढ़ाई करने के लिए उन्होंने भेजा, बीटेक करने के लिए। और जो मित्र बना वो मेरा दोस्त, तो हर कोई जब भी एक ग्रामीण क्षेत्र से निकल करके आता है फिर बाकी शहर की दुनिया में, और वो एक विजन, मतलब एक चौकट पे आता है, शिक्षा की चौकट पर, जहाँ पर उसको विश्वास होता है कि जिस तरह से दुनिया बदल रही है, इस दुनिया की रफ्तार में हम भी इस रफ्तार का एक हिस्सा बनेंगे। और जो शायद अपने परिवार और अपने समाज
गांव के सपने को पूरा करेंगे। लेकिन उन सपनों को पूरा करने से पहले उसको कितनी सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है वो अनजान रहता है। वैसे ही मेरे मित्र के साथ हुआ। वैसे इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में था, इंजीनियरिंग कर रहा था, मैं लॉ कर रहा था और नोएडा से ग्रेटर नोएडा जा रहा था बाइक से। अब होता क्या है कि आपके पीछे क्या हो रहा है, इंसान के पास आंख दो ही है, वो आगे ही देख पाता है, लेकिन पीछे वाला किस रफ्तार से चल रहा है वो अनभिज्ञ रहता है, कोई भी सामने। और वैसा ही हुआ। आज भी ये मार्च का महीना चल रहा है और 28 मार्च का दिन था, 2014 की बात है कि उस समय नया नया नोएडा एक्सप्रेसवे पर, और पीछे से किसी गाड़ी ने हिट किया। हिट करने के बाद मेरा दोस्त वहीं सड़क पर मतलब एक्सप्रेसवे के साइड में गिरा, बाइक भी वहाँ पर गिर गई और वो व्यक्ति निकल गया। अब 2 घंटे तक वहीं पर तड़पता रहा मेरा दोस्त, कोई भी बचाने के लिए नहीं है। ऑप्शन था फ़ोन का कि मैं शायद अपने फ़ोन से मुझे कॉल करे या किसी अन्य दोस्त को उस समय, लेकिन फ़ोन भी टूट चुका था। 2 घंटे बीत चुके थे। 2 घंटे बाद कोई सज्जन जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि बाइक की इंडिकेटर जल रही है। फिर वो वहाँ पर रुकने के बाद वो अस्पताल भी पहुँचाए। उस समय जो मेरा दोस्त बात कर रहा था, डॉक्टर को बताया भाई कैसे चोट लगी, ये जो उठा कर लेकर आए हैं कहीं आपके कहीं इन्हों तो नहीं? वो बोला नहीं मैं 2 घंटे तक ऐसा रहा। और फिर बताया कि ये नंबर है, इस नंबर पे कॉल कर दो। उसके बाद फिर वो वेंटिलेटर पे चला गया और बाकी उस समय कॉल भी आई दोस्तों के माध्यम से मेरे पास भी। मैं उस समय आउट ऑफ सिटी था और लोगों ने बताया कि कृष्णा का एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट सुन करके हम जब भी हल्का फुल्का लेते हैं किसी भी चीज़ को, फिर ऐसा लगता है ठीक है, लेकिन मेजर क्या है, चीज़ें क्या है। लेकिन वो जैसे जैसे समय बीतने लगता है, जब आप किसी हादसे के बारे में सुनते हैं, जी। फिर आप आउट ऑफ सिटी जब आप पहुंचते हैं, फिर सामने से देखते हैं और जब सामने वाला व्यक्ति जिसके साथ हादसा वो रिएक्ट ना कर रहा, फिर अब पता चलता है कि कोई चीज़ कोमा में जा चुका है, वो बात नहीं कर सकता है। तो उस समय जो आपके जो सेंसर होते हैं जो बॉडी के, ऐसा लगता है कि आपके कमांड में कुछ है ही नहीं। और ऐसा ही होता है जब किसी माता पिता को ये पता चले बड़े हिम्मत के साथ कि आपके पुत्र का एक्सीडेंट हुआ है। सोचिए कैसे वो चीज़ें। लेकिन चीज़ें क्या है कि वो बिहार में, जो मेरा दोस्त बिहार मधुबनी से वो चीज़ें था, आने में किसी के पास टिकट की व्यवस्था सब कुछ करना होता था। लेकिन तब तक इस चीज़ को एक्सीडेंट बताने के बाद 1 से 2 दिन पहले चीज़ें में आप हल्का बताते हैं, फिर धीरे धीरे वो फिर आते हैं। फिर तब तक एक्सीडेंट के बाद जो आपका अस्पताल का जो मीटर होता है पैसों वाला, वो बड़ा ही फास्ट होता है। जितनी आपकी फास्ट रफ्तार, जितना आपको जाने की जल्दी थी, इंसान नहीं सोच पाता है कि इससे कई गुना इतना भी एक्सीडेंट हादसे के बाद करना पड़ेगा। 3 लाख का मतलब 4-5 लाख का उस समय तो ऑन द स्पॉट बिल बना था और तब तक 3 दिनों के अंदर हम परिवार वाले को हादसे के साथ साथ ये बताना पड़ा कि 19 से 20 लाख रुपए भी लेके आने हैं। मतलब एक 70 साल की उम्र में मैंने ये देखा कि एक माता पिता एक 10 रुपए की झोली में भर के जुआ खेलने के लिए वो बिहार से नोएडा आते हैं कैलाश अस्पताल के अंदर अपने बेटे के लिए जुआ खेलने के लिए, ताकि उसकी ज़िंदगी को हम वापस लेकर जा सकें। जाति से ब्राह्मण थे, उन्होंने जितने भी अनुष्ठान होते हैं जो पहले से करते आए थे वो उन्होंने शुरुआत किया, क्योंकि अपने पुत्र का भी नाम उन्होंने कृष्ण रखा था। तो जितने भी उस अपने धार्मिक आयोजन अनुष्ठान होते हैं अस्पताल में बैठे बैठे कर रहे थे। जो दूसरे लोग ठीक होकर के जा रहे थे अस्पताल में बड़े खुश भी होते थे कि आप बड़े लकी हैं। देखिए हाँ, ईश्वर पे उनका पूरा भरोसा होता था कि शायद मेरे भी पुत्र के साथ ऐसा ही कुछ होगा, मेरा भी बेटा सुरक्षित जाएगा। और उस समय पैसा कोई मायने नहीं था एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, जो कि लोन लेकर के अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, पैसा नहीं था। लेकिन जब जिंदगी बचाने की वक्त आई तो सारी पूंजी सब कुछ बेचने के लिए तैयार था, ताकि अपने पुत्र को वो अपने घर वापस लेके जा सके। 8 दिन तक अस्पताल में सिलसिला चलता रहा। हम सभी दोस्तों को भी ये लग रहा था कि दोस्त जैसे और लोग ठीक होकर के जा रहे हैं, हमारा भी दोस्त आएगा। लेकिन ऐसा वो चीज़ें नहीं हुआ। फिर उस माता पिता ने जो सपने लेकर के जिस शहर में भेजे थे, उस शहर के अंदर अपने पुत्र की चिता जलते हुए देखी। और यकीन मानिए जिस परिवार में हादसे होते हैं वो परिवार जीवन भर के लिए गूंगा बन जाता है। और आज तक किसी गूंगे का इतिहास न किसी दुनिया ने सुनी है न लोगों ने सुना है। अब उनके आंखों में जो आंसू थे वो आंसू नहीं बल्कि मुझे रक्त के आंसू दिखाई दे रहे थे। अब मैं जिस कमरे में था 2 बेड थे उस कमरे के अंदर और एक बगल वाला बिस्तर खाली। तो आपका ऐसा लगा कि जिंदगी खाली हो गई, एक मित्र का चला जाना। तो मैंने ये सोचा कि दुनिया के लिए भले मेरा मित्र मर चुका हो, लेकिन मुझे उसे जीवित करना है। मैं भगवान से तो नहीं कह सकता हूँ कि उसको वापस कर दे, लेकिन होता क्या है कि आप जैसा सोचते हैं, आप जैसा रियलाइज करते हैं, आप किसी चीज को, किसी पत्थर में आप भगवान मान लेते हैं,
तो वैसे ही मुझे लगा कि आज ये जो पीड़ा जो अपने दोस्त के माता-पिता को देख रहा हूँ या मैं खुद फ़ील कर रहा हूँ, ये जो सड़क दुर्घटना की रफ़्तार है, वो भारत के प्रत्येक परिवार तक पहुँच सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि जितने भी भारत के अंदर जो माता-पिता हैं, शिक्षा के पीछे जो लोग भाग रहे हैं, वो सुरक्षा के पीछे नहीं भाग रहे हैं। अगर मेरे दोस्त को भी अगर हेलमेट अगर पहना होता, तो शायद ये सिचुएशन आती नहीं, इतने पैसे के लिए सोचना नहीं पड़ता। अब पूरी पूँजी थी वो लगा दी है, अब उनका जीवन यापन कैसे होगा, उनके भी लाइफ़ के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। तो फिर मैंने ये स्वीकार किया कि मैं अपने दोस्त की तरह अब किसी को सड़क पे नहीं मरने दूँगा, और मैंने सड़कों पर हेलमेट बाँटने का मिशन बना लिया। और तब से 11 वर्षों में जो भारत के 22 राज्यों में घूम-घूम कर जो 70,000 से अधिक हेलमेट बाँटा हूँ, और खुद को भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं ऐसे 40 लोगों की ज़िंदगी भी बचाया हूँ, और ये सिलसिला अभी भी जारी है। बहुत दर्दनाक स्टोरी है। सुन के थोड़ा-सा 70 साल की उम्र में 20 साल बाद पूजा पाठ करके पैदा हुआ बच्चा अचानक से चला जाता है। तो ये स्टोरी जो भी जिन लोगों को भी आपने सुनाई है, या जिन लोगों को आपने हेलमेट बाँटे हैं, जिनकी क्या बोलते हैं आप उनको? क्या ये स्टोरी आप सबको सुनाते हैं? क्या इसका इम्प्रेशन होता है कि जिन लोगों को आप हेलमेट देते हैं, किस तरीके से उनको जो है वो क्या बोलते हैं उसको, राज़ी करते हैं कि आपके लिए क्या ज़रूरी है? या कुछ ऐसे भी, अरे नहीं यार कुछ नहीं होगा, कुछ ऐसे भी होते होंगे? क्या उनका रिएक्शन होता है? देखिए, हर इंसान, बात सही है, इंसान के पास मरने के बहुत सारे ऑप्शन हैं, वो किसी भी तरीके से मर सकता है। लेकिन मैं उसे यही कहता हूँ कि जीवन में आने का सिर्फ़ एक ही अवसर रहता है, वो सिर्फ़ माँ। आज देखा जाए, जो माँ के जन्म के दौरान जो मृत्यु के आंकड़े हैं, उससे 3 गुना भारत की सड़कों पर है। तो हर इंसान को ये सोचना है, और जो 2 लाख जो लोग सड़क हादसे में मर रहे हैं, उनमें से 50,000 वो लोग मरते हैं जो घर के सिंगल चिराग होते हैं, उनमें से जो मेरा मित्र भी था। तो मेरा ये रहता है कि मैं उनकी किस तरीके से जो ज़िंदगी बचा सकूँ, क्योंकि मेरे लिए हर इंसान एक आत्मा समान है, और मैं ये सोचता हूँ कि उस आत्मा को मैं घर सुरक्षित पहुँचाऊँ। तो मेरा ये रहता है कि आप जो जन्म लिए हैं, आप कुछ एक मिशन के लिए, लेकिन आप सड़कों पर यूँ ही सब कुछ मर रहे हैं। हम ये देखते हैं कि आज से 76 वर्ष पहले जो हमारा देश आज़ाद नहीं था, हम कितने गुमनाम लोगों ने फांसी पे चढ़ गए इस भारत देश को आज़ादी के लिए। लेकिन आज क्या है कि आज हर साल 2 लाख माँ बलिदान दे रही हैं, जो कि इस सड़क हादसों में, क्योंकि जो ये 2 लाख जो लोग मर रहे हैं ना, सोचिए, मैंने पहले ही कहा कि मरने के कई सारे ऑप्शन हैं, लेकिन जन्म लेने की एक माँ है। तो एक माँ जो मेरे एक दोस्त की तस्वीर लेकर के आज भी तकिए में सोती रहती है, और आज ऐसे 2 लाख जो माँ है, जो अपनों को खोने के बाद वो कैसी पीड़ा को मतलब वो सहन कर पा रही है, वो किससे शिकायत करे। मेरे दोस्त के मरने के बाद 6 महीना तक घर में एक अगरबत्ती भी नहीं जली थी। भगवान के पास धूल जम गए थे। जो आज इतनी आस्था के लिए सब कुछ, आज हमारा भारत देखिए, अभी कुंभ आया, 60 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई। दुनिया के पास, सबके पास फ़ोन कॉल उठाने के लिए वक़्त है, लेकिन सड़क पर किसी घायल व्यक्ति को उठाने के लिए बस किसी के पास वक़्त नहीं है। तो हमारा जो भारत, जिस दिशा में इतने बड़ा 1.4 बिलियन नागरिक का पॉपुलेशन है, तो हमें इंसानियत के लिए क्या करना है, हम किस दिशा में जा रहे हैं, ये उस मदर को यकीन दिलाना। आज भारत की द्रौपदी मुर्मू जी महामहिम राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी अपने पुत्र को नहीं बचा पाई, एक हेलमेट देने में फेल हो गई। अगर उन्हें दिया होता, आज उनका पुत्र भी जीवित होता, लेकिन आज नहीं है। साइरस मिस्त्री को देखिए, 500 करोड़ का सूर्य मंदिर बनवा करके आ रहे थे, दुनिया के लिए उन्होंने सीट बेल्ट दिया, करोड़ों रुपए की गाड़ी थी, लेकिन हादसा हुआ तो उनको पता भी नहीं चला कि मैं मर भी चुका हूं। सोचिए, तब मतलब एक बिजनेसमैन, एक महामहिम राष्ट्रपति, मतलब कोई भी ज्ञानी जैल सिंह, देश का राष्ट्रपति, वो भी सड़क दुर्घटना में नहीं बच पाए। तो यहाँ तो आम नागरिक की बात है, उनकी सुरक्षा की बात है। और जब भी सड़क दुर्घटना की बात अगर जहन में आती है, तो हमेशा लोग 4 व्हीलर से कंपेयर करते हैं, जबकि 80% जो मौत होती है पेडेस्टेरियन होते हैं, साइकिल चालक होते हैं और बाइकर होते हैं। और इनकी मौत की रफ्तार सबसे ज़्यादा है हमारे भारत के अंदर। अभी देखा जाए तो हम एनकैप सरकार भी जो रेटिंग लेकर के आ रही है, लेकिन आपको पता है कि वो 11 से 12 लाख ऊपर की गाड़ियां हैं, 10 लाख से नीचे की गाड़ियां हमारे भारत में 90% लोग इस्तेमाल करते हैं। तो क्या उनकी जान की कोई वैल्यू नहीं है? तो ये कहीं ना कहीं हर इंसान को सुरक्षा के लिए हमें अपने सेंसर को डेवलप करना होगा, अपनी सोच को डेवलप करना होगा। इसीलिए मैं लोगों को सड़क पर जब मिलता हूँ, हेलमेट देता हूँ, या जब भी बताता हूँ, तो मैं यही बोलता हूँ कि आप एक युद्ध से गुजर रहे हैं। युद्ध इन द सेंस कि
आज जो हमारी भारत की सड़कों पर जो मौत हो रही है, जी इतनी मौत आज से 5,000 वर्ष पहले किसी युद्ध में हुआ करती थी। आज बिना किसी युद्ध के क्या हो रही है 2 लाख लोग मर रहे हैं और 3.5 लाख लोग घायल हो रहे हैं, जो एक युद्ध का ऐसा वहाँ का सीन हुआ करता था। आज जितने भी शमशान घाट है, अगर शमशान घाट को किसी एक्सप्रेसवे के किनारे विस्थापित कर दीजिए, भारत में हाहाकार देखिए मच जाएगी। हम दुनिया में नंबर 1 है मौत के आंकड़ों में। तो ये कहीं न कहीं भारत के प्रत्येक परिवार को बताना बहुत ज़रूरी है। तभी जा कर के हर कोई अपनों को बचाने के लिए, क्योंकि ये मेरे लिए जो सर पर जो हेलमेट है कोई बोझ नहीं है। इसके पीछे बहुत सारे सपने हैं जो कि मैं पिछले 11 वर्षों में भाग रहा हूँ। अपने दोस्त के माँ के उनके आँखों के जो आँसू, वो रक्त के आँसू को देख रहा हूँ, सड़कों पर रक्त के निशान देख रहा हूँ। गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, सिर्फ लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए भाग रहा हूँ, ताकि इस चीज़ों को लोग, इस त्रासदी को लोग समझ पाए। और जब समझेंगे तब जाकर के कहीं ना कहीं एक हम दूसरे की सोच को समझ पाएंगे और हम इस देश के अंदर हमारा दायित्व क्या है, हम उसके लिए भागेंगे, जो लड़ाई लड़ेंगे। सर, मोस्टली क्या एक्सक्यूज आते हैं सामने से जब आप सामने वाला कोई बिना हेलमेट के आ रहा है, आप उसको रोकते हैं, बताते हैं कि हेलमेट पहनना कितना ज़रूरी है, आप खुद भी पहने रखते हैं उस वक्त पे, तो क्या मोस्टली लोगों में क्या एक्सक्यूज होते हैं जब आप उनसे पूछते हैं जो वो हेलमेट नहीं लगाते? देखिए, एक्चुअली हेलमेट एक थिंकिंग लोगों की ट्रैफिक पुलिस तक है। आज भी हमारे भारत में 80% लोग डुप्लीकेट हेलमेट लगाते हैं, सही हेलमेट नहीं लगाते हैं, और चालान से बचने के लिए। जबकि उनको पता ही नहीं है कि एक सामान्य नागरिक अगर हमारे देश के सड़कों पर मर रहा है तो भारत सरकार के राजस्व का नुकसान 92 लाख रुपए का है। अगर 2 लोग बिना हेलमेट का जा रहे हैं तो वो 1 करोड़ 80 लाख रुपए हमारा और आपका लेके जा रहे हैं, टैक्स पेयर का। तो ये कहीं ना कहीं एक अंदर देशभक्ति भी जलानी है। और रोड पर अगर किसी को अगर रोड एक्सीडेंट्स के बारे में बता रहे हैं तो उनको ये सोचना चाहिए कि नुकसान क्या है। नुकसान आज हमारे भारत में 70% लोगों के पास कोई एक्सीडेंटल बीमा तक भी नहीं है। जब कोई भी अगर एक एम्प्लॉय भी है, अगर उसका मोबाइल भी टूट जाता है तो उसको दूसरे दोस्त से उधार लेना पड़ता है फोन खरीदने के लिए, उस मोबाइल का रिपेयरिंग कराने के लिए। आपके पॉडकास्ट के माध्यम से अगर वो ये समझ ले कि जब उसके साथ अगर कोई चोट लगे उसके पास कहाँ से पैसा लेके आएगा, तो ये इंसान को समझना जरूरी है। मतलब फोन के ऊपर लोग टेम्पर्ड ग्लास आप देखते हैं, लोग पहले ही लगाते हैं, खरीदे फोन न टूट जाए, लेकिन अपने जिंदगी के लिए नहीं। जबकि इतने सारे हम हर साल 52,000 लोगों को हेलमेट ना लगाने की वजह से खो दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो विनाश की स्थिति है वो भारत के ट्रामा सेंटर में। आज आप एक नॉर्मल हार्ट का प्रॉब्लम हो या हड्डी का प्रॉब्लम, आपको सही डॉक्टर नहीं मिल रहा है। लेकिन आज भारत की सड़कों पर कोई गिर गया ना, वो दोबारा सही से उठ नहीं पाता है, और उसको एक अच्छे डॉक्टर की तलाश करने में लगभग 6 महीने लग जाते हैं, फिर भी वो ठीक नहीं हो पाता है। और वो जब उसको सड़क पर जब अपनी सुरक्षा, मतलब उस समय महंगे से महंगे डॉक्टर चाहिए, सब कुछ चाहिए, वो आज भारत में उपलब्ध नहीं है। लेकिन अपनी लाइफ के सेफ्टी के लिए वो हेलमेट के प्रति वो तैयार नहीं है, सुरक्षा के प्रति तैयार नहीं है। उसको हेलमेट एक बोझ लग रहा है। हम अमेरिका जैसे शहर में, वही देश का हमारे भारत का नागरिक अगर वहां जाएगा, आप वहां जाकर के देखिए, एक 90 ईयर का बुजुर्ग व्यक्ति भी अगर घर से सिर्फ साइकिल लेकर निकल रहा है तो वो हेलमेट लेकर निकलेगा, क्योंकि उसके डीएनए में सेफ्टी की सोच है, वो हमेशा अपने लिए। और ये चीज़ हमारे भारत के अंदर ये चीज़ें नहीं अभी तक उसको एडॉप्ट कर पाए हैं। कारण क्या है? इस सेफ्टी की थिंकिंग परिवार को सोचने की जरूरत है। और हम किस पर सोचते हैं? सरकार, सिस्टम के ऊपर डालते हैं। मैं कहता हूँ आप किसी भी थाने में चले जाइए कमल, आपको भरोसा नहीं है कि थाने में आपको न्याय मिल जाए। जब आपको कानून पे भरोसा नहीं है, जब आपको पुलिस पे भरोसा नहीं है, ना ही आपको वोट देते वक्त सरकार पे भरोसा नहीं है, तो आप अपने घर के बच्चों को सुरक्षा के ऊपर क्या भरोसा? आपको स्कूल कॉलेज पे नहीं भरोसा है। किसी भी गार्जियन को जाइए, वो देखिए फीस के लिए धरना कर रहे हैं और आप वहां अपने बच्चे को भेजे हैं और खुद शिक्षा के लिए जा रहे हैं, और सुरक्षा की भावना आपके खुद ही नहीं है। कैसे शिक्षा लेने जा रहे हैं आप किसी भी स्कूल के बाहर जाइए, पेरेंट्स से खुद बिना हेलमेट के जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपके बच्चे को इस सुरक्षा की भावना के लिए भगवान जी खुद आ जाएंगे? नहीं, भगवान जी हम जैसे लोगों को भेजते हैं, एक डेस्टिनी चुनते हैं कि जाओ बताओ। वो पेरेंट्स रोज आकर के अपने परिवार की लंबी उम्र की दुआ मांग रहा है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि अगर वो अपने बच्चे के लिए अगर अभी से सुरक्षा के लिए नहीं सोचेंगे तो ये मौत की रफ्तार उनके परिवार के दरवाजे तक, चौखट पे दस्तक देने वाली है। क्यों? क्योंकि आज हमारे भारत के अंदर कोई भी अगर बच्चा जैसे 10th और 12th पास होता है तो सबसे पहले उसको स्कूटी या बाइक दे दो, जस्ट लाइक बिग क्राइम इन द सेंस कि आप अपने बच्चे को स्कूटी बाइक तभी दें जब आपके बच्चे को साइकिल पर हेलमेट लगाने की आदत बन जाए।
और ये कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत हर स्कूल, मतलब सुरक्षा की जो बात है सिर्फ सरकार तक नहीं, हर संस्था, हर समाज को, हर कॉरपोरेट को, सबको आकर के इस सड़क पर उतरने की जरूरत है। तभी जाकर के हमारे भारत के अंदर बड़े स्तर पर बदलाव आएगा। अदरवाइज ये मौत की रफ्तार आज 2.5 लाख, अभी तो 23 के आंकड़े हैं, 1,80,000 तक अभी आए हैं। ये आप 24 का जब आंकड़ा सुनेंगे तो 2.25 लाख हम क्रॉस कर जाएंगे। इस 25 में 2.5 लाख से ज़्यादा हम मौत के आंकड़े को क्रॉस करने वाले हैं। और जिस दिन इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ियाँ आ गई हमारे भारत की सड़कों पर, उस दिन हम शायद 25 लाख मौत के आंकड़े को क्रॉस कर देंगे। क्योंकि सड़कों पर लोगों की चलने की जो आदत है हमेशा साउंड से है, और लोग सड़क पर घर पहले बनाना चाह रहे हैं, सड़क पर लोग पहले से कब्जा करना चाह रहे हैं। आप देख रहे हैं हर चीज़ों का। तो जिस प्रकार हमारे देश में क्लाइमेट चेंज होता है, गर्मी, जाड़ा, बरसात, और जो सर्दियों का भी सीजन जैसे खत्म हो रहा है, आप देखते हैं फॉग सामने वाला दिखाई नहीं देता है। और आप देखेंगे सुबह न जाने कितने लोगों की सड़क हादसों में लाशें, यहाँ तक उनको कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा। और सीधा एग्जाम्पल है, आप पुणे जैसे हादसे को देख सकते हैं कि जिस युवा को भारत का नेतृत्व करने के लिए उसके कंधे पर भारत देश है, वो क्या कर रहा है कि वो बल्कि 1.5 करोड़ की गाड़ी लेकर के 18 साल से कम उम्र करके ऐसे भारत के जो युवा इंजीनियर हैं उनको मौत की नींद सुला रहा है, वो भी रफ्तार से। तो आने वाले इस तरीके से न जाने कितने ऐसे परिवार में लाडले हैं जो माता पिता इस तरीके से दे चुके हैं, लेकिन उस रफ्तार के बारे में उनको बिल्कुल भी नहीं पता है। और उनके तो घर के चिराग बुझ ही रहे, ना जाने ऐसे कितने ऐसे जो लाडले हैं जो घरों पे चिराग बुझा रहे हैं। ये न्यूज़ के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम और आप हर चीज़ उससे रूबरू जानते हैं। तो इस चीज़ों को प्रत्येक परिवार के जड़ तक सुरक्षा की भावना नहीं आएगी, अभी जिससे 10th 12th के बोर्ड के एग्जाम खत्म हो गए, पेरेंट्स खुद अपने बच्चों को लेकर सड़क पर 1 घंटा बैठ करके किसी पार्क के पास, जब तक सड़क सुरक्षा की स्वयं नहीं बात करेंगे, तब तक ये मौत की रफ्तार कभी नहीं कम होने वाली है। सबसे ज़्यादा आप तो पूरे देश में घूम चुके हैं, लगभग हर स्टेट में जाके आपने कैंपेनिंग की है, हर इवेंट्स में आपने भाग लिया है। तो आपको क्या लगता है कि किस शहर में यह वो मौतें होती है बिना हेलमेट वाली दुर्घटना से? देखिए, हर साल सुप्रीम कोर्ट की अपनी ऑडिट रिपोर्ट होती है, हर स्टेट की ऑडिट रिपोर्ट होती है। लेकिन अभी अगर हम उस डेटा को, या IIT दिल्ली की जो ट्रिक रिपोर्ट, जो इंडिया सर्वे रिपोर्ट है सपोज, तो उसमें जो महाराष्ट्र है वो नंबर 1 है। और जहाँ पे सबसे ज़्यादा साइकिलिंग, अभी मैं खुद 2-3 दिन पहले ही अभी महाराष्ट्र से अभी होकर के आ रहा हूँ, तो वहाँ पे मौत के आंकड़े ज़्यादा हैं। और इस समय इनमें एक फ़िल्टर भी होता है कि किन की सबसे ज़्यादा मौत हो रही है। इनमें मौत होने वाले में संख्या सबसे ज़्यादा गिग वर्कर है। कौन से वर्कर? गिग वर्कर। ओके। गिग वर्कर ये होते हैं जो कि आज हम और आप बैठे बैठे मिनट में अभी फ़ोन दबाएं तो तुरंत हमारे घर पे सामान लेके चले आते हैं, डिलीवरी बॉय। हम आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, पिज्ज़ा, बर्गर, कुछ भी चीज़ की ज़रूरत होती है, हमारे पास कई सारे ऑप्शन है। आज ये बेचारे गिग वर्कर, इनकी वजह से हमारे भारत की ई-कॉमर्स कंपनियां अरबों रुपए का कारोबार कर रही हैं। लेकिन इनके लिए कोई नहीं ध्यान दे पा रहा है। इनके लिए आज भी कम समय की नौकरी होती है, चुनौतीपूर्ण होती है, समय के अंदर पहुंचाना होता है। इनकी पूरे साल की इनकम मात्र 1.5 से 2 लाख रुपए होती है। अगर ये घायल भी हो जाते हैं तो इनको कोई अस्पताल नहीं ले जाने वाला है। इनके इलाज खर्च में मतलब कोई इनका माई बाप नहीं है। ये सबसे बड़ा चुनौती है। और अभी नीति आयोग के अनुसार इनकी जो संख्या है 80 से 90 लाख है, लेकिन उनका कहना में है कि आने वाले 2030 तक इनकी संख्या 5 करोड़ हो जाएगी। तो सोचिए, इनसे हमारा भारत देश, यानी कि ये हमारी भारत की अर्थव्यवस्था के एक नेशनल कैरियर है बाइक वाले। अगर देखा जाए, आप एक कोई 4 व्हीलर खरीद रहे हैं तो जस्ट लाइक एक कंपनी का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। लेकिन अगर कोई 2 व्हीलर खरीद रहा है तो कई सारे ब्रांड और प्रोडक्ट के लिए वो कार्य कर रहा है, और वो घर घर तक वो चीज़ें। आज हम बहुत अच्छे जो घर वाले हैं, जो बच्चे टॉप लेवल के इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, वो यहाँ से पढ़ के फॉरेन चले जा रहे हैं, शिफ्ट हो जा रहे हैं, अपने माता पिता को यहीं छोड़ दे रहे हैं। आज उनको 12 बजे कहीं भी रात को कुछ भी दवा की ज़रूरत होती है, हमेशा अगर उनके घर पे लेके जाने वाला है तो वो 2 व्हीलर वाला ही है। और हम उसको ही मतलब एक अलग भावना से देख रहे हैं। जिसके दरवाजे पर जितनी महंगी गाड़ियाँ हैं, उसके घर सोचिए सबसे ज़्यादा दवा आ रहा है, क्योंकि वो लगभग डिप्रेशन, एंजाइटी, 72 टाइप्स के ऐसे हैं जो प्रॉब्लम्स उसके वो शिकार हो रहा है। क्यों? क्योंकि हर सड़कों पर आज भारत की हर 10 सेकंड में गाड़ियों का लोड बढ़ता जा रहा है। ट्रैफिक जाम की समस्या हम और आप जान रहे हैं। और जो 50 लाख की गाड़ी लेके निकल रहा है जब सड़कों पर, तो वो हमेशा यही सोचता है कि कोई टैक्सी वाला ना हमसे टकराए, वो हमसे दूरी बना कर रखे, बाइक वाला ना टकराए। अगर ऐसा हल्की सी भी टच हो रही है तो वो लोग पीट दे रहे हैं। रोड रेंज की मतलब एक हिंसक और हत्या जैसी बढ़ जा रही है। जबकि आपको पता है कि लोग जो अच्छे अच्छे चालक हैं वो अपना आपा खो दे रहे हैं भीड़ को देख करके। सड़क पर कुछ भी
जो टू व्हीलर वाले हैं बेचारे वो डिवाइडर पे चल रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में देखिए सड़क पर कहाँ कोई बाइक वाले कोई जगह दे रहा है, वो डिवाइडर पे चल के आपको वहां पे जो लाइनें लगी हुई हैं उनकी जो पहचान वो जी। बाइकर्स की ही है। तो कम से कम हमारे भारत का नजरिया जो अच्छे जो पैसे वाले हैं वही लोग अपने घर पे सामान मंगा रहे हैं, उनको तुरंत सारी जरूरतों को पूरा। अगर वो गिग वर्कर जा करके उनसे 5 रेटिंग मांग रहा है कुछ भी, वो लोग उसके लिए भी नहीं सोच रहे हैं, कोई उनके लिए गिलास पानी तक भी नहीं सोच रहा है। तो कहीं ना कहीं हम नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। इसलिए मैंने 2019 में जब मैं हेलमेट दे रहा था तो हेलमेट के साथ 5 लाख का दुर्घटना बीमा दे रहा था, और ये एक रिपोर्ट तैयार किया जो अभी मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ कि 2025 में जो नया बजट आया हुआ है उसमें गिग वर्कर के लिए कोई भी अगर हादसा होता है तो उनको 5 लाख का फ्री इलाज है हॉस्पिटल के अंदर। और जो कि इसमें ई-कॉमर्स कंपनियां सारे एम्प्लॉय को लिस्टेड करने के, और उसमें डेथ भी होगी तो वो भी अलग से उनके लिए 5 लाख रुपए का योजना सरकार लेके आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक हम जैसे लोग अगर कार्य कर रहे हैं तो एक नई विचारधारा के साथ साथ जो गिग वर्कर हैं, एक सड़क सुरक्षा के मैं इनको एक योद्धा भी बना रहा हूँ, इनको साथ लेकर के चल रहा हूँ, क्योंकि यही हमेशा भारत की सड़कों पर रहते हैं। अगर ये जागरूक होंगे तो कम से कम जहाँ ट्रैफिक पुलिस या वो चीज़ें टोक रही है, बल्कि उसी जगह पर ये अगर आम नागरिक को टोकना चालू करेंगे तो आई थिंक लोगों का बिहेवियर भी चेंज होगा और जागरूकता भी इसके मतलब एक मास लेवल पर इसके लिए देखने को मिलेगा। ओके। जब हेलमेट की बात करते हैं तो अक्सर कुछ लोग क्या करते हैं, वो छोटे वाला जो होता है ना हेलमेट ऊपर वाला, वो लगा लेते हैं। क्या हेलमेट की क्वालिटी किस पे डिपेंड करती है? देखिए सबसे बड़ी बात है कि हमारे भारत के अंदर जब भी कोई अगर हेलमेट लेता है तो मैंने बताया कि पुलिस चालान के माध्यम से लोग मानते हैं। इसका कारण क्या होता है कि वो बड़े लॉन्ग टाइम तक नहीं सोच पाते हैं हेलमेट के बारे में। आपको नहीं पता होगा कि हेलमेट लगाने की वजह से आपके रेटिना मतलब आंखें भी खराब होती हैं, बाल भी खराब होते हैं, क्योंकि आप जब भी 70 से 80 की स्पीड में चलते हैं तो हेलमेट आपके बाल के साथ लड़ता है। ये होता है कि जब आप हेलमेट ढीला रहेगा तो वो 25 से 30 केजी का वजन बनाता है। आपको हेलमेट लगाने से पहले आपको पहले बचपन में जाना पड़ेगा कि जब आप जूते पहनना शुरुआत किए थे, आपके माता पिता जब सिखा रहे थे, तो जब तक आपके पैरों में फिट नहीं होते थे तब तक आप जूता स्वीकार नहीं करते थे। तो उसी तरीके से जब तक आपके हेड में अगर हेलमेट अगर सही से फिट नहीं हो रहा है तब तक कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। अब जैसे मैं तो वैसे हाफ हेलमेट वो चीज़ें पहना हूँ, आपको फुल हेलमेट पहनना चाहिए और हमेशा 1000 रुपये से ऊपर का होना चाहिए BSI स्टैंडर्ड्स का, जो कि एक डॉक्टर की फीस मतलब है कि अपॉइंटमेंट लेने जाते हैं, एक सलाह भी लेने जाते हैं ना, तो वो भी आपसे 1500 रुपये 2000 रुपये फीस ले रहा है। 1000 रुपये कहीं भी किसी भी डॉक्टर का नहीं है प्राइवेट में। तो कम से कम एक हेलमेट की दुकान पे जा रहे हैं तो अपने शरीर के साथ हेड के साथ प्रोटेक्ट के लिए इतना तो कम ना सोचें कि हम 300-400 वाला वो चीज़ें कर दें। तो ये होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमारे भारत में ही हेलमेट बनते हैं और पड़ोसी देश नेपाल में जाते हैं और वहाँ पर किसी भी व्यक्ति के सर के ऊपर 4 से 5 हज़ार के कम का हेलमेट नहीं रहता है, आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे भारत की सड़कों पर आप आ जाइए तो एक तो 80% लोग डुप्लीकेट हेलमेट लगा रहे हैं, और जबकि कानून भी यहाँ पर है कि गलत हेलमेट मैन्युफैक्चरिंग करने वाले के ऊपर 6 लाख रुपए का जुर्माना है और बेचने वाले के पास 2 लाख का जुर्माना है। फिर भी खुलेआम सड़कों पर डुप्लीकेट हेलमेट बिक रहे हैं और धड़ल्ले से कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं। मतलब BIS जैसे मतलब संस्थाओं का ये लोग बैंड बजा चुके हैं। मतलब आप जैसे मैं जैसे बिहार में आता हूँ, बिहार में अगर सिर्फ दारू की खाली बोतल भी अगर मिलेगी ना तो पड़ोसी वाला सबसे पहले फोन करेगा, पुलिस आकर के उसको उठा के लेके जाएगी। लेकिन यहाँ बगल में ही डुप्लीकेट हेलमेट बिक रहा है, किसी को कुछ लेना देना नहीं है, जबकि उसको 2 लाख रुपए पा सकता है वो अगर वो बेचने वाले को चीजें करे। लेकिन किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि इससे सड़क से मतलब कितनी जान जा रही है, कोई किसी के लिए सोचने। मैंने पहले ही कहा था कि हमारे देश में 12 साल बाद कुंभ आया तो 60 करोड़ लोग स्नान करने चले गए, लेकिन सड़कों पर किस तरीके से किस हाल में फंसा हुआ है, कैसे चीजें कौन गिरा हुआ है, उसके लिए कोई नहीं खड़ा है। तो कम से कम इस देश के बारे में समझने की जरूरत है, जो चुनौतियां क्या है। आज दूसरे लोग सड़क पर गिरे हैं या उनके साथ हो रहा है, कल ये आपके साथ भी हादसा होता है। तो इसीलिए हमने जो सुप्रीम कोर्ट से 4 साल के बच्चे के ऊपर हेलमेट का कानून पास करवाया, ताकि हर माता पिता जैसे अपने बच्चे को जूते चप्पल पहना रहे हैं बचपन से हेलमेट की आदत दे। दूसरी चीज़ की जब स्कूलों में मैं जाता हूं तो बच्चों को हेड मैपिंग करके हेलमेट देता हूं, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन, क्योंकि बड़े लोग तो नहीं मानने वाले, तो इसलिए उन बच्चों को पहले हेड मैपिंग करके फिर हेलमेट्स के प्रति, तो बच्चे भी जाके पेरेंट्स को पहले घर पे बोलते हैं, पापा आज हमारे स्कूल में हेड मैपिंग हुआ है, वो मुझे हेलमेट मिलने वाला है, हेलमेट मैन ऑफ इंडिया अंकल है वो हेलमेट देने वाले हैं या कुछ भी चीज़ें। तो उनको भी बड़ा विचार। अच्छा, अब ये क्या है कि बच्चा अगर बचपन से एक्सरसाइज ले लिया कि नहीं जी हेलमेट हमें ऐसे कुछ डाला नहीं है, हेड मैपिंग, और
बचपन से उस ब्रांड शोरूम में दुकान से जा करके, क्योंकि बच्चों वाली हेलमेट सड़क पे तो मिलेगी नहीं, वो आप एक अच्छे में जाएंगे। और हर कोई आज कोई बच्चे के लिए खिलौना महंगी से महंगी लेकर के आ रहा है, सारी ज़रूरतें पूरा कर रहा है, तो जाहिर सी बात है हेलमेट भी अच्छी क्वालिटी का लेके आएगा ही। तो आने वाले जो 20 साल बाद जो जनरेशन आएगी वो बहुत स्मार्ट होकर के आएगी, और जो बच्चे जो बचपन से एक स्मार्ट रोड यूजर की भूमिका में आने वाले समय में देखेंगे, बहुत बड़ा बदलाव आएगा। लेकिन अभी की जनरेशन जो है वो नहीं पहनना चाह रही है, क्योंकि आज से इस चीज़ की गलतियां हम 20 साल पहले किए हुए थे, जो अभी तक हम भुगत रहे हैं, और ना जाने भी कितने मौत की रफ्तार जाएगी। तो हेलमेट्स को लेकर के जो आपका विशेषता जो क्वेश्चन था ये, कि जब तक हम अपने बारे में अपनी कीमत को नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम हेलमेट के ऐसे किसी अपने से रिलेटेड किसी प्रोडक्ट की कीमत नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए हर इंसान को पहले अपनी कीमत समझने की बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अच्छा, जब हम हेलमेट खरीदने के लिए जाते हैं, अब ये तो रोड साइड बहुत सारे लगे रहते हैं, क्या इसमें कुछ स्कैम होते हैं कि लोग जो है ख़राब हेलमेट बता के जो है महंगे दाम में बेच देते हैं? तो एक हेलमेट खरीदते वक्त कैसे चेक करें कि ये हेलमेट ठीक है कि नहीं है? देखिए आज फूड प्रोडक्ट से लेकर के आप जैसे चीज़ों में आप दिवाली या कुछ भी फेस्टिवल ऐसे आता है, होली, मिलावटी चीज़ें तो रहती ही रहती हैं, लेकिन हेलमेट आपको पता है कि ब्रांड ही ये चीज़ होते हैं। और ज़्यादा हमारे देश के अंदर जो कुछ ऐसे कंपनियां, मैं ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, मतलब 3-4 ऐसे ब्रांड जो पॉपुलर हैं, आप कहीं भी जाएंगे, अगर आप शोरूम में जाएंगे उसमें डुप्लीकेट हेलमेट तो रहेगा नहीं, डुप्लीकेट हेलमेट तो सड़क पर ही है। तो जिस दिन आप सड़क से चीज़ें इसको इग्नोर करके आप सही जगह पर जाएंगे, क्योंकि गाड़ी आप शोरूम में खरीदने जाते हैं, बाइक सड़क पे नहीं बिकती है, ठीक है, कार भी आपको शोरूम में, तो आपको मतलब जो आपकी सुरक्षा के ऊपर, आपके जूते सड़क पे नहीं बिकते हैं, जूते भी आप शोरूम से ले रहे हैं, कपड़े भी ब्रांड पहन रहे हैं, तो फिर हेलमेट क्यों डुप्लीकेट आप उचित है? आप जाएंगे, आप अगर ब्रांड अगर पहनने की आपको आदत है, तो जाहिर सी बात है कि आप ब्रांड हेलमेट चुनाव करके आएंगे। लेकिन अगर आपके अंदर आदत है कि बस पुलिस चालान से बचना है, तो फिर तो वो लोग सड़क का ही चुनाव करते हैं, और इसीलिए वो सड़क पर अपने रक्त के निशान छोड़कर चले जाते हैं। वही लोग सबसे ज़्यादा सड़कों पर मौत के शिकार हो रहे हैं। अदरवाइज जो लोग अच्छे पहले ही चुनाव कर लिए तो वो स्मार्ट है, और कहीं ना कहीं अब इसकी चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन प्रशासन स्तर पर हम बहुत अभी कमज़ोर हैं, जो कि ये काम है BIS का, जो कि जो पूरे भारत भर में उनके हेड ऑफिस हैं, ये उनको चुनाव करना है कि ऐसे कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग ना करें, बल्कि उन पे बहुत जुर्माना लगाएं। ये मौत का जो इतना लॉस हो रहा है जो हमारे देश के, बल्कि उनसे भी वसूलना चाहिए जी। कि भैया आप वो चीज़ करो, बल्कि प्रशासन से भी। जब हम किसी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सड़क हादसों मौत के, तो उनसे जवाबदेही होनी चाहिए। लेकिन जब तक किसी की जवाबदेही तैयार नहीं होगी, तब तक मौत की रफ्तार तो यूं ही बढ़ते रहेगी। और हम और आप स्टूडियो में कुछ भी बात कर लें, जब तक धरातल पर लोगों की सोच नहीं बदलेगी, तब तक मौत में कमी नहीं आएगी। ओके। अच्छा, सबसे महंगा हेलमेट, ऐसा कोई है रिकॉर्ड की जो सबसे महंगा हेलमेट कितने तक का हो सकता है लगभग? देखिए हेलमेट तो 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए तक के हैं। मतलब हमारे इंडिया में, वैसे इंडियन जो मार्केट का देखा जाए, वो कंपनियां मतलब अच्छे क्वालिटी 800-1000 रुपए से बनाना शुरुआत करती हैं, जो कि एक अच्छी क्वालिटी में भी देती हैं, क्योंकि वो टारगेट कस्टमर को वो चीज़ें करती हैं कि जो उसकी डिमांड अब सप्लाई को पूरा किया जा सके। लेकिन जो राइडर्स होते हैं, अगर कुछ भी, जैसे आप एजुकेशन गुरु ढूंढते हैं, उसी तरीके से आप राइडिंग का शौक रहते हैं, तो राइडर टिप्स देने वाले एक से एक हैं। मुझे भी सोशल मीडिया पर अगर आप फॉलो करेंगे, हेलमेट मैन ऑफ इंडिया, मतलब आप जाएंगे उसमें सर्च करेंगे, तो उसमें भी बहुत सारे राइडर्स होते हैं, हम उनके बीच रहते हैं। वो भी दिखाते हैं कि देखिए ये राइडर्स कई बार सड़क पे गिरे हैं, लेकिन आज भी पैशन नहीं खोए हैं, क्योंकि इन्होंने सेफ्टी गियर का फुल इस्तेमाल किया हुआ है, और वो गिरे भी और वो चीज़ें बिल्कुल सुरक्षित है, उनके साथ कोई भी नहीं। लेकिन कोई सामने वाला अगर हेलमेट के साथ, वो अपने माइंड में मतलब स्मॉल लेवल पर सेंसर होता है, जो कि माइंड कहता है कि हेलमेट लगा लो, और उसकी वो सोच ही नहीं है, वो अपना सेंसर ऑन ही नहीं कर रहा है, तभी तो इतनी मौत की रफ्तार बढ़ रही है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें कई तरह की चीज़ें हैं। कस्टमर्स मतलब ऑडियंस है जो हेलमेट इस्तेमाल को लेकर के, अब लोग इलेक्ट्रिक बाइक ले रहे हैं, और वो धारणा बना ले कि नहीं जी इलेक्ट्रिक बाइक पे हेलमेट अलाउ ही नहीं होता है, तो वो और भी बहुत बेवकूफ़ है भाई। आप उसमें भी ऐसी तो कोई स्पीड स्पीड होती है कि इस स्पीड के ऊपर अगर आप मतलब कोई भी वाहन अगर चलता है तो उसमें हेलमेट की जरूरत है, स्पीड से नीचे अगर चलता है तो हेलमेट की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ होता है? सर मैं ऑलरेडी जो अभी कार्य कर रहा हूँ, साइकिल पर भी हेलमेट की आदत दे रहा हूँ। मैंने कई ऐसे स्कूल में जो बच्चे 8-10 किलोमीटर दूरी चल रहे हैं, जी। स्कूल के अंदर भी हेलमेट बैंक खोला हुआ है। अगर एक बच्चे को अगर हेलमेट दूंगा तो शायद शर्म के मारे ना पहने, लेकिन जब स्कूल के अंदर 500 बच्चे हैं, वहाँ हेलमेट का हमने किया, और उनको एक योद्धा बना करके, वो सड़क पर जो बिना हेलमेट वाले होते हैं उनको भी चिढ़ाते हैं, और वो साइकिल पर हेलमेट लगा के जा रहे हैं। तो आप अच्छी सोसाइटी में बहुत ऐसे देखेंगे जो बच्चों को बचपन से ही, मतलब आप जो स्केटिंग सीखते हैं, साइकिल चला रहे हो, साइकिल पर भी हेलमेट की ज़रूरत है, क्योंकि आप हेड के बल कहीं से गिर सकते हैं।
अब हम तो बात कर रहे हैं बाइक की ही। बाइक पे क्या है कि अभी कुछ वर्षों में महिलाओं की सबसे ज्यादा सड़क हादसों में मौत हुई है। घर वाले ही जिम्मेदार होते हैं। पहले बाइक प्लेन आया करती थी, आज बाइक की सीट पीछे वाली उठी रहती है। हाँ। शहर में इतने ब्रेकर बनाए गए हैं, मैं तो यमराज का डेरा बोलता हूँ उनको। और जैसे ही आगे जो ब्रदर चला रहा हो या हस्बैंड, उनको ऑफिस की चिंता रहती है, वहां जाने की होती है। महिला को नहीं, अनजान रहती है ब्रेकर से। वो जैसे ही पीछे की हाइट सेकेंड फ्लोर पर बैठी रहती है और जैसे ही ब्रेकर क्रॉस करते हैं थर्ड फ्लोर से जाके सीधे नीचे गिरती हैं। नीचे गिरने के बाद सीधे ट्रामा सेंटर। जितने भी पैसे होते हैं घर के वो भी नुकसान हो जाते हैं। नुकसान होने के बाद और सबसे बड़ी चीज होती है कि हमारे भारत के डॉक्टर भी होते हैं ना, वो कहते हैं थोड़ी सी उम्मीद है बचने की। इस थोड़ी सी उम्मीद पे वो सब कुछ बेचने के लिए तैयार रहते हैं घर के परिवार वाले, क्योंकि सामने में 2 बच्चे दिखाई देते हैं। उन बच्चों की माँ जो है वो अस्पताल में पड़ी है, वो शीशे में देख रहे हैं, तो बच्चों के आगे लोग घर द्वार सब कुछ बेच देते हैं। एक महिला मतलब उन्होंने, उनके पति की रोड एक्सीडेंट्स में हुई थी और उन्होंने सब कुछ बेच दिया, फिर भी नहीं। और पता चला कि पति के मरने के बाद 1 महीने बाद 2 बच्चों के साथ उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो सुसाइड की भी संख्या, जो आर्थिक परिस्थितियों से जो लोग झेल रहे हैं, एक हेलमेट मतलब क्या कर सकता है, किसी के लाइफ के लिए कितना बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, अभी बहुत ऐसे परिवार जो नहीं जानते हैं। इसकी शक्ति को ही पहुंचाने के लिए मैं हेलमेट मैन ऑफ इंडिया जो चीज़ आज बना हूँ, कहलाता हूँ, जो कि आज जो मेरे मिशंस को भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया देख रही है। इंटरनेशनल लेवल से भी लोग आते हैं। मैं अभी यूएन का भी हिस्सा बनने जा रहा हूँ, तो वहाँ भी उस पर एड्रेसिंग। तो कहने का मतलब है बहुत छोटी चीज़, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा हम भारत के अंदर जो नुकसान को चीज़ें झेल रहे हैं। तो एक युद्ध स्तर पर जो मैं बता रहा हूँ कि इसकी तैयारी करनी चाहिए। और अब आने वाले यूथ के अंदर सिर्फ हेलमेट्स को लेकर के नहीं, बल्कि डुप्लीकेट हेलमेट हो या जो ऐसी चुनौतियां हो, इसको सड़क पर से गायब करने की ज़रूरत है। और इसको हर किसी को एक स्ट्रांग मतलब एक मजबूत करने की ज़रूरत है। और जब तक भारत की मीडिया से लेकर के हर कोई नागरिक एक सड़क सुरक्षा सिर्फ कार्यक्रम समारोह करते रहेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा। आपको गांव-गांव हर स्थल पर आपको एक मिलना पड़ेगा, हर किसी को आमंत्रित करना होगा। क्योंकि मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूँ अधिकतर पीड़ित परिवार के साथ में मिलकर के लड़ता हूँ। ये जो मेरी लड़ाई है, और मैं सिर्फ हेलमेट ही नहीं बांटता हूँ, बल्कि जहाँ जहाँ मैं पीड़ित परिवार हैं उनसे मिलता हूँ, उनको आमंत्रित करता हूँ सड़कों पर लड़ाई लड़ने के लिए। तब जाकर के लोगों की सोच आएगी और फिर कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर बदलाव आएगा। अच्छा, कोई ऐसा कोई मेमोरेबल ये कोई ऐसा किस्सा है जब आप हेलमेट बांटते हैं रोड पे, कोई है ऐसा जो आपको हमेशा याद रहा हो किसी से, कोई ऐसा किस्सा? ये हमेशा देखिए, आप सड़क पर जा रहे हैं, हमेशा कुछ नए लोग मिलते हैं। जैसे मैं उड़ीसा ही जाता हूँ, जो लोग मुझे जानते हैं सोशल मीडिया पर, तो वो कभी आकर के दंडवत आकर के प्रणाम करते हैं मुझे। मैं बोलता हूँ भाई ऐसा क्यों? बोलते हैं कि मतलब आप इतने लोगों की लाइफ बचा रहे हैं। कभी कभी जिनकी लाइफ बची रहती है उस शहर में जाता हूँ, तो वो कहते हैं, पहले ही मेरे सोशल मीडिया पे कमेंट्स करते हैं कि सर हमारे यहाँ रहना है। मतलब इस तरीके से उनका प्यार, वो चीज़ें होना। और दूसरी चीज़ की, बहुत लोगों ने जो हेलमेट की वजह से जो अपनों को खोए हुए हैं, वो लोग भी आते हैं कि नहीं सर हमें आपके साथ हिस्सा बनना है। अभी मैं उत्तराखंड गया हुआ था, एक लड़की थी, अपने चाचा को खोई हुई थी। तो अभी उसने एक लड़की होकर के 800 लोगों को इकट्ठा की थी सुबह 4 बजे मैराथन के लिए। और सारे उसमें डॉक्टर्स, अलग अलग लोग थे। तो एक 21 साल की लड़की, और इतना बड़ा वो चीज़ आयोजन सिर्फ अपने को खोने के बाद, मतलब कहते हैं ना कि एक ताकत बन करके उसका लड़ाई लड़ना। ऐसे बहुत जो पीड़ित परिवार है, जो माँ है अपने पुत्र को खो चुकी हैं, वो आज भी मतलब सड़क पर हर सैटरडे संडे ही समय कर निकलता है तो वो आती हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं और हर दिन नए नए लोगों से मिलते रहते हैं। किसी पर्टिकुलर अगर 1-2 लोगों की बात करूं तो कहीं नाइंसाफ़ी है, क्योंकि हमारे साथ बहुत लोग ऐसे आज साथ खड़े हैं। उनकी बदौलत ही जो आज मेरे अंदर मोटिवेशन या स्टेमिना आना, मैं चाहे केरला भी चला जाऊं, किसी भी राज्य में चला जाऊं, उस क्षेत्र का भाषा नहीं जानता हूं, लेकिन वो एक आत्मा की तरह मेरे साथ खड़े रहते हैं कि नहीं हमें लड़ाई लड़नी है। और स्टोरी और मतलब उस जगह पर हर जगह की अलग अलग होती हैं। चाहे हम कॉलेज की ही बात करें, वार्डन तक भी कहते हैं कि सर रात को 12-12 बजे कोई पिता ऐसे होते हैं कि वो ये कहते हैं कि मेरा बेटा कहाँ है, मुझे बात करा दो, जबकि उनका बेटा 6 महीने पहले ही मर चुका है। लेकिन वो आज भी उनको रात में कभी अचानक होगा तो वो फ़ोन लगा देंगे। उनको लगता है कि हाँ बेटा से मैं, क्योंकि जब हॉस्टल में था तो मैं ही बात कराया करता था। तो आज भी उनकी वो चीज़ें यादें जुड़ी होती हैं। जैसे मैं पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर मैं गया हुआ था, आज भी उत्तराखंड में। तो वहाँ हर महीने में 2 से 3 लोगों की डेथ होती थी, बच्चों की। मैं जब गया था तो पूरे कैंपस को मिला करके सारे बच्चों को गेट बंद कर दिया गया, फिर एड्रेसिंग किया। तो उसके बाद कैंपेन वहाँ पर करने के बाद मतलब पूरे 8 महीने तक कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई।
तो वहाँ के जो वाइस चांसलर सर का फ़ोन आया कि देखो आपके आने के बाद युवाओं की जो सोच बदल रही है। तो कहीं न कहीं मैं जब उनसे मिलता हूँ तो वही लोग एक अलग-अलग कहानी लेकर के आते हैं कि सर मैंने किसी मित्र को खोया हुआ है, अब मुझे आपके साथ लड़ना है। मतलब उनके अलग तरीके से मैसेज आना, ये चीज़ आना। तो जिस शहर में भले ही शहर पहले मेरे लिए अनजान हुआ करता था जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था। लेकिन आज की डेट में शहर लगता है कि वो कितने वर्षों से मैं जानता हूँ और क एक परिवार की तरह उस शहर के साथ मैं गले लगता हूँ लोगों से। और बस मेरे लिए बहुत आसान हो रहता है सड़क दुर्घटना के खिलाफ लड़ाई लड़ना। तो हर दिन नए लोग मिलते हैं, हर दिन इंटरेस्टिंग रहता है और ये रहता है कि 1.4 बिलियन नागरिक तक पहुँचना है। बिल्कुल। अच्छा, अभी आपने युवा जो बात की है, अक्सर कुछ लोगों के मन में ये होता है कि ज़्यादा हेलमेट लगाने से बाल खराब हो जाते हैं, ऐसा कुछ होता है। ये मिथ्स है कि फैक्ट है? देखिए, अब ज़्यादा हेलमेट तो वो तो अपनी यात्रा के लिए, हाँ, मैं आपके ही सामने दिखा देता हूँ। हाँ, अब देखिए मेरे सर पे तो बाल हैं ही, हाँ। सबसे ज़्यादा मैं हेलमेट लगा रहा हूँ। अच्छा, कितने घंटे लगाते हैं आप हेलमेट? ये तो देखिए मैं सुबह निकला हुआ हूँ, मैं कोई टू व्हीलर चलाता नहीं हूँ, फोर व्हीलर चलाता हूँ और उस कार में भी हेलमेट और मेरे गाड़ी के पीछे संदेश भी लिखा रहता है कि यमराज ने भेजा है बचाने के लिए, ऊपर जगह नहीं है जाने के लिए, हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग करें। ओके। क्योंकि ये भी होता है ना कोई 50 लाख की गाड़ी लेके निकला है, हुँ, अगर उसको हम सीट बेल्ट के लिए टोकेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है वो सीधे गाली से ही बात करेगा। वो ये हुँ, नहीं कहेगा अरे बहुत आपने अच्छा किया, हुँ, मैं तो आपका ही इंतज़ार कर रहा था। हुँ। लेकिन जब वो मुझे देखता है कि मैं कार में हेलमेट लगा के स्वयं पहले से ही बैठा हुआ हूँ, हाँ, तो वो फिर स्माइल देता है जब मैं ऐसे इशारा करता हूँ। हाँ। तो टू व्हीलर वालों के साथ-साथ फोर व्हीलर वालों को भी मतलब मैं जागरूक करने में कामयाब रहता हूँ। और जो बाइक वाले बिना हेलमेट के जाते हैं, हुँ, उनके पहले पैरों में देखता हूँ जूते हैं, चप्पल है, क्या है, किस तरीके से। हुँ, कुछ पूछता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, फिर मेरे गाड़ी में हमेशा हेलमेट भरे रहते हैं, तो मैं हुँ, उन्हें हेलमेट निकाल करके दे देता हूँ। तो हेलमेट आपकी सेफ्टी के लिए है और आप मेरा देख सकते हैं कि बाल जस के तस बरकरार हैं। हुँ। तो तो ये मतलब ये मिथ्स है, फैक्ट नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल नहीं है, लोगों के विचार अब देखिए, अब बहाने तो बहुत सारे हैं। हाँ, आप सड़क पर देखिए पुलिस अगर पकड़ती है तो लोग कई तरह के बहाने बनाते हैं हुँ। कि सर मैं तो रोज आज ही बस भूल आया, वो चीज़ें बना। लेकिन आप ट्रॉमा सेंटर ऐसे कैजुअलिटी वाले परिवार के साथ जाइए, देखिए उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। बस क्या हाँ, कहें, मतलब इस तरह की चीज़ें मिलता है। तो कहीं न कहीं सड़कों पर होने वाले रक्त को पहचानिए, किस तरीके से आप क्या जा रहे हैं। तो ये ज़रूरी है उन चीज़ों को विचार करना। ओके। क्योंकि आप एक यहाँ का देखे होंगे मेरठ एक्सप्रेसवे का। हाँ जी। मेरठ एक्सप्रेसवे पर जैसे हेलमेट तो चलिए छोटी चीज़, मैं एक्सीडेंट्स की बात कर रहा हूँ। रॉन्ग साइड से भी कोई गाड़ी आ रही है ना, हाँ, फिर भी लोग नहीं उसके मुद्दा उठाते हैं, सोचते हैं रॉन्ग साइड अच्छा, कोई कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं। और इसका नतीजा क्या हुआ, अभी 8 महीने पहले जो मेरठ एक्सप्रेसवे पर जी, हुआ जी। था, एक स्कूल बस आ रही है रॉन्ग साइड से, वो 20 किलोमीटर तक आई और लगभग 1000 गाड़ियाँ गुजरी। अब मान लीजिए उसमें से एक गाड़ी, एक परिवार था अनलकी था जो कि इस स्कूल बस से टकराया। टकराने के बाद उस गाड़ी के अंदर 8 लोग बैठे हुए थे, ऑन द स्पॉट 6 लोगों की मौत हुई। वो तो सीसीटीवी कैमरे में वीडियो आया था, हर किसी को पता चला। जब 2 दिन बाद उस गाड़ी को उठा करके थाने के पास वहाँ रखा गया था, मैं गया हुआ था देखने के जी। लिए। 2 बच्चों की फिर जाके अस्पताल में डेथ हुई। मतलब वहाँ 8 से 10 कुत्ते बैठे हुए उस गाड़ी के पास, उसमें से 5-6 कुत्ते उस गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं। अब आप सोचिए कुत्ते क्या कर रहे हैं, वो शरीर के जो मांस के टुकड़े हैं, रक्त, उसको नोच रहे हैं वो। और कोई हमारे भारत के अंदर सिस्टम तक नहीं है कि उन लोगों को मतलब ऐसी चीज़ों को, उसकी सफाई या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी उस व्यवस्था नहीं है। और थाने के पास आप देखते हैं गाड़ियों का आडंबर, ऐसा लगता है कि वो शमशान बना हुआ है। हुँ, कोई किसी के माँ-बाप वो चीज़ें नहीं। उसी तरीके से अगर इंसान अगर हेलमेट नहीं पहनता है, सोचिए वो जब हादसे के बाद उसको कौन वापस घर या उसके घर वालों को कौन बताने वाला है। वहाँ तो खैर उस परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई। सोचिए उस परिवार का हमेशा के लिए बुझ जाना और उनके शरीर के टुकड़े, मांस के टुकड़े पड़े हुए हैं, उसको कुत्ते खा रहे हैं। मैं बहुत ऐसे पेरेंट्स को देखता हूँ जिनकी एक औलाद, अभी मैं लॉयड्स कॉलेज से सारा चीज़ें हूँ, पढ़ा हुआ हूँ। जी, जी। 2 बच्चों की डेथ हुई, दोनों अपने माता-पिता के इकलौता चिराग थे। उनको पता चला घर वालों को, उस हुँ, दिन मैरिज एनिवर्सरी थी उन बच्चों के माता-पिता की। उस दिन वो आए फ्लाइट पकड़ कर के, जहाँ एक्सीडेंट हुआ वो वहाँ पर पहुँचे और आप बिलीव नहीं करेंगे, एक प्लास्टिक का थैला लेकर के अपने बच्चों के वो मांस के टुकड़े इधर-उधर उसको उठा रहे थे। ए तो ये कितनी बड़ी वो चीज़ें होती है, दुर्दशा। ये बहुत ऐसे तो एक हेलमेट मतलब से वो चीज़ें नहीं है। ये कहने का मतलब आप सड़क से जो निकल रहे हैं, सड़क को पहले प्रणाम करें और सुरक्षा की तैयारी पहले करें। तब आपकी तैयारी है, तभी आप कुछ अपने रास्ते को तय करें। अदरवाइज़ आप सड़क पर निकल, कोई भरोसा नहीं है कि आपके साथ ये चीज़ें क्या हुँ, होगा। तो अब ये इस देश में इतनी मौत हो रही है, चीज़ें हेलमेट तक सीमित नहीं है। हर किसी को एक योद्धा बनने की ज़रूरत है। मुझे बड़ा प्राउड हुँ, हुआ कि
भारत के अभी लेफ्टिनेंट जनरल प्रितपाल सिंह, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि राघवेंद्र कहाँ हो आप? पिछले 3 महीने में 9 विधवाएँ जो पत्नियाँ मेरे सामने खड़ी हैं, और पिछले 3 महीने के अंदर मैं अपने, जो कि सुदर्शन चक्र बोलते हैं भोपाल के अंदर, वहाँ पर 3 वो ज्वाइन किए हुए थे 1 जनवरी से, और 9 पत्नियाँ जो कि विधवा होकर हैं, कि ये लोग किसी मतलब सरहद पर मरे होते हैं, कोई जंग लड़ कर के, तो एक लगता है ये सिर्फ रोड छुट्टी जाने के दौरान हेलमेट नहीं लगाने की वजह से मौत हो गई। तो उन्होंने कहा कि भारत को भले ही आर्मी की ज़रूरत है, लेकिन आर्मी को अब हेलमेट मैन की ज़रूरत है। तो वहाँ पर भी उनको लगा कि हम सेना को इतना डिसिप्लिन दे रहे हैं, उस एरिया में भले ही रोड एक्सीडेंट 0 है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम सेना को जो घर भेज रहे हैं, ये कैसे सुरक्षित फिर वापस आए, इससे आप ही सही कर सकते हो, इनको बताओ। तो ये ज़रूरी है कि जब देश की जो हमारी भारतीय सेना आर्मी है, उनको लगता है कि हम सेना को इतनी सारी ट्रेनिंग दी है, लेकिन फिर भी ये भी उस चीज़ों को पालन नहीं कर पा रहे हैं। तो सोचिए, मतलब भारत में लोगों की थिंकिंग किस तरीके से रोड सेफ्टी को लेकर के जुड़ी हुई है, कितना लोगों के अंदर इस तरह से स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं है अपनी सेफ्टी को लेकर के। तो इस समय ज़रूरी है कि जब अधिक से अधिक लोग मुद्दा उठाएंगे, जब इस चीज़ों को खुद से टोकना चालू करेंगे, प्रत्येक नागरिक को, आप भले किसी को ना जानते हो, बट चुप्पी तोड़ करके जिस दिन जिस नागरिक को नहीं जानते उसे टोकना चालू करेंगे, तभी जाकर के हमारे भारत की सड़कों पर बदलाव आएगी। अभी अपने आर्मी का नाम लिया, आर्मी के साथ और अभी हेलमेट मैन ऑफ इंडिया कहाँ कहाँ पे काम कर रहे हैं, किन किन संस्थाओं के साथ में जुड़कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं? अभी तो देखिए, मैं जैसे उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर हूँ डॉक्टर साहब, तो उत्तराखंड में हर जगह मतलब अरे जाना वाह! बड़ा अच्छा लगता है। और देवभूमि है, क्योंकि हाँ। देवभूमि में लोग अपनों को खोने के बाद अस्थियां बहाने के लिए वहाँ हरिद्वार जाते हैं, वो चीज़ें। तो मुझे लगता है कि गंगा माँ ने भी मुझे आमंत्रित किया कि हाँ भाई, उन परिवारों को बताओ कि वो अस्थियों के साथ साथ आंखों के आंसू जो उनके बारे में मुझे नहीं बर्दाश्त हो रहा है। तो मुझे बड़ा प्राउड फील होता है कि मैं बिहार से हूँ, लेकिन उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर, वहाँ सड़कों पर उन लोगों से मिलना, भारतीय आर्मी के साथ काम करना, सीआईएसएफ के साथ करना, हर फोर्स के साथ मतलब ये चीज़ें कार्य कर रहा हूँ। और जब भी रोड सेफ्टी ऐसे मन रहता, अलग अलग कॉरपोरेट कंपनी, उनको भी लोग कहते हैं कि भाई एम्प्लॉय के लिए हमें ट्रेनिंग देना जरूरी है, क्योंकि हम भी खो रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, नो हेलमेट नो पेट्रोल का चल रहा है। पहले बीएन सिंह थे डीएम साहब, पहले गौतम बुद्ध नगर में, तो 1 जून को लागू हुआ था 2019 में। अभी प्रमुख परिवहन सचिव बने, तो फिर हमने वो चीज़ें उनके माध्यम से ट्वीट भी किया, मैसेज है कि सर अब कम से कम उत्तर प्रदेश में फिर से उसको दोहराया जाए। तो अब यहाँ भी विदाउट आप हेलमेट को पेट्रोल नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो संस्थाएं जो है, एसोसिएशन, ये सब चीज़ें कार्य कर रही हैं, तो हर राज्य को आगे आना चाहिए, इस पे कार्य करना चाहिए। मेरे साथ जैसे बहुत सारे लोग हैं जो लॉ किए हुए हैं, जैसे अभी एक जम्मू कश्मीर की वो चीज़ें लड़की हैं, उन्होंने अभी डाला हुआ था, तो वो लोग अपने अपने क्षेत्र के सोशल जो मुद्दा उठाते हैं। जैसे आप वैष्णो देवी जाते हैं, वहाँ जाने में एक जगह है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, लेकिन आप गूगल करेंगे तो मिल जाएगा, जो कि नियम यह है कि 60 किलोमीटर के अंदर कोई बाद दूसरा टोल होना चाहिए, लेकिन वहाँ 41 किलोमीटर के अंदर एक टोल था, फिर जाकर के मतलब 60 किलोमीटर के अंदर 2 टोल, और सड़क पूरी खराब है, मतलब 40 मिनट की दूरी लोग 3.5 घंटे में तय कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पब्लिक के साथ, हमारे जनता के साथ अन्याय है, और हर कोई केंद्र सरकार के प्रति नहीं सोच पाता है, रवैया स्टेट प्रति नहीं सोच पाता है, लेकिन हर इंसान का अधिकार है कानून के पास जाना, कोर्ट में जाना। तो उन्होंने पीएल दाखिल किया, और उस चीज़ों को रिपोर्ट बना करके वो हाई कोर्ट में गई। हाई कोर्ट के में जज का बहुत धन्यवाद है, तो उन्होंने सीधे जारी किया नोटिफिकेशन कि नहीं, ये बिल्कुल गलत है। जनता के साथ रोड इतनी ख़राब है, 40 मिनट लोग 3.5 घंटे में अपने गाड़ियों का मेंटेनेंस भी वो चीज़ झोल रहे हैं, इतना उनका डीजल पेट्रोल भी खर्च हो रहा है। तो सबसे पहले उन्होंने जो एक टोल जो एक्स्ट्रा था, उसको उन्होंने हटवाने का डिसीजन दे दिया, और जो 100% जो टोल वसूले जाते थे, उसमें से उन्होंने 80% की कटौती कर दी। उन्होंने बोला कि जब तक ये सड़कें अच्छी नहीं बनती, तब तक आप 20% ही आप टोल लेंगे। तो ये क्या है कि एक जनता अगर वो चीज़, एक नागरिक अगर समझदार बनता है, तब जा करके हर किसी के लिए वो फायदेमंद होता है। तो जब तक जनता खुद से साउंड नहीं बनेगी चीज़ें, तब तक हम कहीं ना कहीं हम बदलाव नहीं देख पाएंगे। तो मैं किसी भी संस्था के साथ या कहीं भी जुड़ता हूँ, तो मेरा ये सब मुद्दा रहता है। रोड सेफ्टी या सड़क सुरक्षा सिर्फ आयोजन और कार्यक्रम तक नहीं सीमित है, हमें अपने सड़क पर देखना है कि ये जो मौत हुई है, हम हर साल जो 2 लाख लोगों को मर रहे हैं, ये 2 लाख हमारे भारत के नागरिक हैं। ये वो नागरिक हैं जो 1 वर्ष पहले हमारे भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए टैक्स पे कर रहे थे, लेकिन 1 साल बाद ये 2 लाख परिवार ये जा चुके हैं। तो अब और जरूरतमंद की लाइन में लगे हुए हैं, फिर हम क्या कर रहे हैं? और सबसे बड़ी बात है कि जो ऐसे
परिवार जो पीड़ित परिवार होते हैं, इनके लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार, मोदी जी द्वारा हमें और एक्सीडेंटल 2 लाख का बीमा होता है। इस तरीके से ऐसे 11 लाख रुपए मिलते हैं। अगर कोई एग्रीकल्चर जो किसान है, अगर उसके पास 1 बीघे भी ज़मीन है तो उसको भी 5 लाख रुपए मिलता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि 95% इस राशि को लोग ले ही नहीं पाते हैं, सिर्फ जानकारियों के अभाव में। ये सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, मैं यही आपसे पूछना चाह रहा था कि ऐसी कौन कौन सी पॉलिसीज़ जो है दुर्घटना को लेके, सड़क दुर्घटना को लेके गवर्नमेंट की है, जो कि आम इंसान को पता नहीं है फिलहाल। अब देखिए, कोई अगर घायल भी होता है तो गुड समैरिटन का कानून है। पहले 5,000 था, अब उसको केंद्र सरकार ने 25,000 कर दिया है। गोल्डन पीरियड में किसी को अस्पताल पहुंचाते हैं तो मिलता है आपको हीरो बनने का, लेकिन बहुत लोग नहीं करते हैं। दूसरी चीज़ कि हमारे देश के अंदर क्या है कि जब कोई मर जाता है तो लोग उसको 13वीं में जाते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं और बहुत बढ़िया से पोस्ट भी डालते हैं कि आज हम इनके श्रद्धांजलि में गए। यहाँ तक कि नेता, मंत्री, विधायक सभी, मतलब एक ट्रेंड सा चला हुआ है। ये कोई मौत का मातम नहीं मनाने जाते हैं, सोशल मीडिया को इन्फ्लुएंस कि हाँ मैं गया। उनको लगता है कि उन्होंने कितना बड़ा एहसान कर दिया और उनको लाखों हजारों लोग कमेंट दिए जा रहे हैं, श्रद्धांजलि दिए जा रहे हैं, वाहवाही कर रहे हैं, वाह नेताजी आप बहुत अच्छा कर दिए। लेकिन क्या उन लोगों को पता है, जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं, वो चीजें कर रहे हैं, कि उस पीड़ित परिवार को अगर जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा और मोदी जी द्वारा ऐसे कुछ राशियां होती हैं, क्या उस परिवार तक पहुंचा? जबकि उसमें 2 डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है। पहला एक्सीडेंट होता है तो FIR होना चाहिए, दूसरा डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये 2 पेपर अगर उस जिले के DM को देते हैं तो अगले 3 महीने के अंदर वो पैसा मिलेगा। लेकिन 95% जो पीड़ित परिवार है, 1-1 रुपए के मोहताज हैं। आज कई लोगों ने सुसाइड कर लिया। यही हमारा समाज जो फोटो जा करके वहाँ श्रद्धांजलि जो फूल अर्पित करता है फोटो, लेकिन उस परिवार के विकास कल्याण के लिए नहीं आता है। हम धर्म की बात करेंगे, राजनीति की बात करेंगे, हर चीज़ की बात करेंगे, लेकिन ऐसे पीड़ित परिवार के विकास के लिए जो उसका अधिकार है, जो उसका हक है, वो हम नहीं दिला पाते हैं। उस घर में मुखिया चला गया, उसमें सिर्फ पत्नी उसकी विधवा हो गई, बच्चे हो गए। वो लोग ये सोचते हैं कि हाँ ये आके हमारे घर काम करे। ये चीज उसके विकास के लिए कोई नहीं सोच पाता है। जबकि हमारे भारत में कंस्टिट्यूशन संविधान में ये सब कुछ बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी लोगों की आंखें बंद है। हम सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित हैं। हम कोई भी एक्सीडेंट, हादसे देखते हैं तो तुरंत वहां पर मैसेज करते हो श्रद्धांजलि, वो मतलब दुख व्यक्त करते हैं। लेकिन अगले ही पल कोई अपना मित्र बिना हेलमेट का जा रहा है, रॉन्ग साइड जा रहा है, हम वहां चुप्पी नहीं तोड़ पाते हैं, उसको नहीं ठोक पाते हैं। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को समझने की जरूरत है कि हमारा दायित्व क्या है, हमें किस प्रकार की लड़ाई लड़नी है। अगर ये दायित्व समझेंगे तभी हमारा आजाद भारत, खुशहाल भारत बनेगा। अन्यथा ये भारत सिर्फ मौत का समंदर बनता जा रहा है। सर, अभी हम शुरुआत में बात कर रहे थे कि अभी तक आप लगभग 70,000 से ज़्यादा जो है हेलमेट्स को बांट चुके हैं। अगर एक हेलमेट की कीमत 1,000 रुपये भी है तो 70 की आप लगा सकते हैं कितना होगा। तो इतना पैसा, इतना फंडिंग आपको कैसे मिला? देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। सड़क हादसे के प्रति ये लड़ाई मेरी व्यक्तिगत है और मैंने पहले ही कहा था कि जहाँ पर जब भरोसे का जहाँ स्तंभ मतलब ध्वस्त हो जाता है, वहाँ पर हम जैसे लोग होते हैं। मैं अपनी भाषाओं से तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो मेरा आचरण है कार्य करने का, ये जो इस वक्त भी मैं आपके स्टूडियो में हेलमेट पहन करके बैसा हूँ, मैं एक विश्वास का दीपक हूँ उन पीड़ित परिवार के लिए, सब कुछ कार्य करने के लिए। मैं उनको जैसे आमंत्रित करने के लिए कार्य कर रहा हूँ और मुझे पता है कि मैं हर दिन पीड़ा ये जो देख रहा हूँ। अब जब आप पहले कार्य करते हैं तो विश्वास होता है कि नहीं, आपको जरूर कहीं ना कहीं हमारे देश में सिस्टम है, सरकार है, समाज है, वो जरूर आगे आएंगे क्योंकि समाज के ही लोग मर रहे हैं जी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो कि आप कार्य करने से, हेलमेट देने से जब किसी की ज़िंदगी बच रही है, वो सामने वाला कह रहा है कि आपकी वजह से, तो आपका एक मोटिवेशन पावर बढ़ता है। ऐसे बहुत सारे पीड़ित परिवार तो उस चीज़ के आगे धीरे धीरे, जैसे 2016 में हमने नौकरी छोड़ी, इस शहर के अंदर हमने भी घर खरीदा था। जैसे मैंने मित्र खो दिया था, खोने के बाद जो मिशन चालू किया, अब जो घर था 2018 में हमने अपना घर भी बेच दिया। जो जमा पूंजी थी वो धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो गई। 14 बिटकॉइन थे मेरे पास, वो भी हमने धीरे धीरे सब कुछ खत्म। ये दोस्त के साथ हमने वादा किया हुआ था कि मुझे अपनी दोस्ती को जीवित रखना है। अब जब कार्य करते हैं तो दुनिया सोचती है संकोच में कि भाई क्यों कर रहे हैं। मुझे दुनिया से नहीं पता कि आपके मेरे साथ जो परिवार जुड़ा हुआ है, तो परिवार भी एक साथी होता है, जो धर्म पत्नी, उसको भी ना लगे कि मैं कुछ गलत, कुछ अन्याय कर रहा हूँ, क्योंकि ये हिस्से में उसका घर था, उसका भी सब कुछ अधिकार। लेकिन जब वो भी आपके कार्य से प्रभावित हो और वो भी अपनी ज्वेलरी तक भी आपको दे दे कि नहीं, अपने मिशन को रोको नहीं, जारी रखो, तो आपकी कार्य करने की क्षमता
और भी बढ़ जाती है। तो उनकी ज्वेलरी भी नीलाम हो गई इसी नोएडा के अंदर। सभी मुथूट फाइनेंस वाले जानते हैं, जो गया वापस नहीं आया आज तक। तो ये तब जा करके जब सब कुछ बिकने के बाद 70,000 तक इस हेलमेट को आंकड़े को छुपाया हूँ, जो ये सिलसिला अभी भी चल रहा है। इसमें बाकी कोई फंडिंग नहीं है? बाकी अगर फंडिंग होती तो मैं बिल्कुल कहता इस चीज़ को कि नहीं, यहाँ किसी का सपोर्ट मिला, सारा हर चीज़ें। तो ये हमारे भारत की मतलब ये है रियलिटी। और जो जैसे कुछ पीड़ित परिवार है, जो वो मेरे साथ इस लड़ाई का हिस्सा बनता है, जो मेरे कुछ अपने मित्र हैं, तो वो कहीं ना कहीं मेरे साथ वो समझते हैं, कंधा मिला करके रखते हैं। कभी कभी उनका साथ मिल जाता है। मेरे पास भी बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं, बहुत सारी चुनौतियाँ रहती हैं। आज भी हमारे पास कोई गाड़ी नहीं है 4 व्हीलर, वो सारा चीज़ें सब कुछ खत्म हो गया। क्योंकि नियम के तहत आप जब गाड़ी पुरानी हो जाती है, 10 साल डीजल गाड़ियाँ हैं, 15 साल आप पेट्रोल, तो आपको स्वयं ही आप दुनिया को नियम का पालन करवा रहे हैं। तो हमारी भी गाड़ी वो उठा के लेके चले गए। मैं चाहता तो गाड़ी हम वापस लेके, लेकिन मैं कहने नहीं गया, क्योंकि हमें भी पता है पब्लिक के हिसाब से चलना है। लेकिन अब गाड़ी कब आएगी, कब ये चीज़ें मिशन, अब जब आप कार्य कर रहे हैं तो ऊपर वाला, मैंने कहा ना कि मित्र वो चीज़ें देख रहा है और ये सोच रहा है। तो डेस्टिनी ने जब मुझे इस लायक चुना है, बहुत लोग जाते हैं, लोग मजाक भी उड़ाते हैं, कुछ कहते भी हैं, तो मेरे पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। लेकिन एक लाइन है कि यही कहता हूँ कि सुख चैन की ठंडी छाँव तले मुश्किल है यार बसर मेरा, महलों में कबूतर रहते हैं, मैं बाज हूँ पर्वत घर मेरा, रण स्वाभिमान का लड़ने को मैं एक अकेला काफी हूँ, एक हिम्मत है तलवार मेरी, 2 बाजुएं हैं लश्कर मेरा। तो इस हिम्मत के साथ मैं लड़ाई लड़ता रहता हूँ। और जो मेरी चुनौतियाँ रहती हैं वो, या जो मेरे कार्य को जो जुनून है, वो शायद मैं भी नहीं कल्पना कर पाऊँ कि इतनी शक्ति मुझे कहाँ से आती है जो कार्य करने की। तो कभी भी मैंने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। जो भी आएगा सामने चुनौती, उसको करने के लिए तैयार हूँ, भरपूर हूँ। और मुझे कभी कमी भी नहीं महसूस होती है कि हाँ, जो मैं अपना कार्य रणनीति तैयार कर रहा हूँ, उस रणनीतियों में धीरे धीरे मैं सफल भी हो रहा हूँ। और आने वाली चुनौतियों में जो भी ऐसे आएगा, वो शायद उसमें भी कभी कुछ कमी भी नहीं आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, जाते जाते आप क्या, जो हमारी ऑडियंस है, हमारे व्यूवर्स है, क्या बताना चाहते हैं, जो कि अब तक आप लोगों को बताते तो हैं लेकिन वो फिर भी सुधरते नहीं है? देखिए, इतनी सारी बात हुई और इन बातों के दौरान बहुत कुछ उनकी सोच विजन भी क्लियर हो गया होगा। लेकिन गर्मी, जाड़ा, बरसात, हर जगह, यहाँ तक कि इंडिया से बाहर भी किसी धरती पर कदम रखता हूँ तो उस वक्त भी हेलमेट रहता है। पर्पस ही रहता है कि मैं तो अपने मित्र को नहीं बचा पाया, लेकिन जो लोग मुझे देख रहे हैं, हमारे भारत के नागरिक हैं, जो लोग रोड एक्सीडेंट्स में, जिनके पास मतलब जो मैंने चुनौतियां बताई, कई ऐसे परिवार सुसाइड कर ले रहे हैं खुद को। बहुत लोग अस्पताल में जब बिल भरने का पैसा नहीं रहता है तो वो खुद भी भगवान से मन्नतें मांगते हैं कि भगवान इनको उठा ले, वो चीज़ें। तो उस परिस्थिति कारण क्या होती है कि एक हेलमेट का ना होना, जो मैं पहुंचा रहा हूँ, जो कार्य कर रहा हूँ, और मैं अकेले 70,000 हेलमेट बांट सकता हूँ। तो आपके जो लोग हैं, चाहे 4 व्हीलर पे चल रहे हैं, तो ये 4 व्हीलर पे 4 पहिया पे, इट मीन्स कि वो 4 कंधे पे भी चल रहे हैं। वो शमशान घाट भी जा सकते हैं और ऑफिस भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, साइरस मिस्त्री की तरह। तो कम से कम सीट बेल्ट, अगर पीछे पिलियन, जो भी पीछे गाड़ी में 4 व्हीलर में बैठे हो, तो उनको जरूर सेंसर बताइए, क्योंकि गाड़ी में टेक्नोलॉजी बहुत लोग बाईपास कर देते हैं। दूसरी तरीके से सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद हो सकता है आपको जनता बाईपास करे, ठीक है ना। दूसरी चीज़ की, आप हेलमेट्स को लेकर के इतना सीरियस नहीं, आपको रॉन्ग साइड तो चलना ही नहीं है। हेलमेट को लेकर के, हमें मजबूत राष्ट्र को लेकर के आपको जागरूक करना है। क्योंकि आपको बड़ों को नहीं, छोटे बच्चों को, जिनके माता पिता के एक चिराग हैं, अगर वो साइकिल भी चलाते हुए देखें तो उस तक हेलमेट पहुंचाने का प्रयास करें। बल्कि उस बच्चे से नहीं, बच्चे के माता पिता से इस चीज़ को मिले। क्योंकि हम आने वाली भारत की जनरेशन को क्या दे रहे हैं, अगर हम अभी से सुरक्षा की भावना देंगे, तभी हमारा आज़ाद भारत, खुशहाल भारत हो पाएगा और सड़क दुर्घटना मुक्त बन पाएगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और जाते जाते मैं भी थोड़ा सा मैं एक चीज़ ऐड कर दूं, जैसे कि आपने बोला कि आप लगभग 40 लोगों की जान बचा चुके हैं, 70,000 से ज़्यादा हेलमेट को डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, वो भी अपना घर बेच के, अपनी जो सेविंग है वो गंवा के, जो धर्मपत्नी के ज्वेलरी है उनको गिरवी रख के लगभग 40 लोगों की जान बचाई है। तो मैं तो आपसे बोलता हूँ कि कम से कम आप द हेलमेट मैन ऑफ इंडिया, इनसे आप जुड़िए। अगर हो सके तो एक परिवार एक हेलमेट तो कम से कम आप दान कीजिए, ताकि किसी की जान बच सके। क्योंकि ये मिशन सिर्फ इनका नहीं है, ये पूरे भारत का मिशन है।
और यही पूरे भारत का जैसे बोला 1,92,00,000 रुपए कितना खर्चा आता है एक एक्सीडेंट, एक सामान्य नागरिक में 92 लाख रुपीज का 92 लाख रुपीज का खर्चा आता है, जो कि भारत आपको सरकार के राजस्व का नुकसान होता है। बताइए, और ये आपके ही जेब से जाता है, किसी और की जेब से नहीं जाता है। Exactly. तो अगर वो आप बचाना चाहते हैं तो मात्र 1,1200 जो भी एक अच्छी लेवल, एक अच्छी क्वालिटी का हेलमेट होता है, वो आप दान कीजिए द हेलमेट मैन ऑफ इंडिया को, और आप भी इस मिशन में थोड़ा सा आगे बढ़िए ताकि हमारे देश में दुर्घटना कम हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हेल्दी पॉडकास्ट में आने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू आपका। थैंक यू अंकुर जी।